हमारा घर कब्रिस्तान के पास था। जब भी रात होती कब्रिस्तान से गोश्त के जलने की बू आती। पहले तो मैंने उसे वहम जाना, फिर एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने देखा कि एक कब्र का मुंह खुला हुआ है और उस कब्र में से आग के शोले निकल रहे हैं और पूरे कब्रिस्तान में गोश्त के जलने की बू फैली हुई है। मैंने लोगों से पूछा कि ये कब्र किसकी है, ये किस जुर्म की सजा पा रहा है, तो मुझ पर ये वहशतनाक राज फाश हुआ कि भैया, क्या आपको अपने घर में डर नहीं लगता? आपके घर के करीब इतना बड़ा कब्रिस्तान है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरी कज़न जो शहर से आई हुई थी, हमारे घर में आकर सबसे पहले उसने यही सवाल किया तो मेरी हंसी निकल गई। नहीं महरो, हमें डर नहीं लगता, हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही डरते हैं, मैंने अपनी 8 साला छोटी कज़न से कहा। तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी। तनवीर भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं तो अम्मी से कहती हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर चलें। वो मेरे साथ सहन में बैठी थी कि भागकर फौरन अंदर अपनी माँ के पास चली गई। आज मेरे चच्चा अपने बच्चों के साथ हमारे घर आए हुए थे। पहले वो हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन जब से वो शहर गए थे तो कभी कभार ही यहाँ का चक्कर लगाते थे। वाकई में मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ था। कुछ दिनों से हमें कब्रिस्तान से गोश्त जलने की बू आती थी, लेकिन हमने ये जिक्र अपने चचा चची से नहीं किया था। वो भी शहर में रहकर जरा डरपोक हो गए थे। उन्हें यहाँ से गए हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे और अब वो बिल्कुल ही शहरी बन चुके थे, इसलिए हमने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो हमारे घर दोपहर को आए थे और फिर शाम का खाना खाकर चले गए। मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अम्मी ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। हमने अभी खाना खाना था। उस वक्त सिर्फ हमने मेहमानों के लिए ही जल्दी जल्दी खाना लगाया था ताकि वो वक्त से शहर पहुंच जाएं। हम लोग उनकी बातों पर हंस रहे थे कि कैसे वो कब्रिस्तान से डर और खौफ महसूस कर रहे थे। कभी कभी मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते जब मुझे ये ख्याल आता कि इंसान ने मन्नो मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है तो मेरी रूह तक कांप जाती। मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ था। मुझे कब्रिस्तान या मुर्दों का कोई खौफ नहीं था, लेकिन अल्लाह का खौफ मेरे दिल में मौजूद था और इसी खौफ की वजह से ही आज तक मैंने कोई नमाज क़ज़ा नहीं की थी। मेरा भाई और मैं दोनों खाना खा रहे थे। अम्मी महरू बहुत ज़्यादा डर रही थी और मुझसे कह रही थी कि हम यहाँ पर कैसे रहते हैं। मैंने दांत निकालते हुए अपनी माँ से कहा तो अम्मी मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम क्यों इस बेचारी बच्ची का मजाक बना रहे हो, वो यहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वैसे भी वो बच्ची थी, डर गई होगी। तुमने तो एक बात को पकड़ ही लिया है। मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन अम्मी ने मुझे डांट दिया तो मैं खामोश होकर बैठ गया। भैया भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो मुझसे 2 साल बड़े थे और अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए हमारे चचा चची मुबारकबाद देने के लिए आए थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने शादी की डेट फिक्स की थी। अब उन्होंने शादी पर ही आना था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैं रात 12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। अब मुझे नींद भी आने लगी थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी, इसीलिए ही मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। सहन के एक कोने में नलका लगा हुआ था। मैंने नलके से पानी भरा और वापस जाने लगा तो अचानक से जलते हुए गोश्त की बू इतनी फैली कि मेरे नथनों में घुस गई। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे वहशत सी होने लगी। वो बू और कहीं से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से ही आती थी। आज तक हम इस बात की खोज नहीं लगा पाए थे। भुने हुए गोश्त की बू से मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं भागकर अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। सर्दी होने के बावजूद भी मैं पसीने से शराबूर हो गया था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पानी भी ना पिया और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने दरवाज़ा, खिड़कियां सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन अब भी जलते हुए गोश्त की बू मेरे जहन से नहीं उतरी थी। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे मुतली सी आने लगी थी
اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ نہ جانے یہ بو کیوں آتی ہے۔ ہر روز کا یہ معمول تھا، جب بھی میں یا میرے گھر میں سے کوئی رات کو باہر نکلتا تو صبح اس بات کا ذکر ضرور کرتا کہ رات کو انہیں گوشت کے جلنے کی بو آئی ہے، اور آج یہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے بھی 1-2 مرتبہ میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن آج وہ بو سونگھی تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ میں بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا تھا، دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے خود کو کمبل میں سر سے پاؤں تک چھپا لیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ میں نے بہت زیادہ دعائیں پڑھیں اور پورے کمرے میں پھونک مار دی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ واقعہ میرے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر باہر نکل آیا۔ ہمارا دیہاتی سا ماحول تھا، ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ گائیں بھینسیں بھی ہمارے گھر کے اندر ہی تھیں۔ گھر کے ایک طرف گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹوانے لگ گا۔ ابا نے گائے بھینسوں کا دودھ نکالا اور میں نے وہ چارہ ڈالا جو بھیا اور ابا کل کاٹ کر لائے تھے۔ سارا کام ختم ہوا تو ہم ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ بھیا اور ابا کو صبح سویرے ہی جنرل اسٹور کے لیے جانا ہوتا تھا، اور آج کل تو ہم لوگ ویسے ہی بہت زیادہ مصروف تھے۔ اب شادی میں 5-6 دن ہی رہ گئے تھے۔ شاپنگ تو ہم شہر سے کر کے آئے تھے، لیکن اب بھی گھر کے بہت زیادہ کام رہتے تھے۔ ہم نے بھیا کے لیے ایک کمرہ بھی سجا کر رکھ دیا تھا، جو ہم نے پچھلے سال انہی کے لیے ہی بنوایا تھا۔ سارا دن میں گھر پر رہا۔ آج کھیتوں میں بھی کوئی کام نہیں تھا۔ ہمارا ایک جنرل اسٹور تھا جو بھائی اور ابا سنبھالتے تھے۔ میں کھیتوں کا کام کرتا تھا اور آج میں فارغ تھا۔ جب دن میں اس نلکے کے قریب گیا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہیں پر ہی تو مجھے گوشت کی بو آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بو دیوار کے پار سے آ رہی تھی۔ ہماری دیوار کے بالکل ساتھ ہی ایک بڑا اور بہت پرانا قبرستان تھا۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے اس قبرستان کو یہیں پر دیکھا تھا۔ میرا کیا ابا بھی یہی کہتے تھے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے اس قبرستان کو بالکل یہیں پر دیکھا ہے۔ ہمارے گاؤں کے سبھی لوگ وہیں پر ہی دفن تھے۔ ہم نے آج تک کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ہمیں جلتے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے، نہ جانے اور لوگوں کو آتی بھی تھی یا نہیں۔ ابا کہتے تھے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے بچپن سے ہی ہم بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ قبرستان سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ لیکن جب سے یہ بو والا معاملہ ہوا تھا تو میں کبھی کبھی ڈر جاتا تھا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پھر رات ہو گئی۔ ہم لوگ کھانا بھی کھا چکے تھے۔ ہم سب لوگ اب اماں کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ کن کن مہمانوں کو شادی پر بلانا ہے۔ میرے بھائی بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ ویسے بھی گاؤں کا یہی معمول تھا کہ سارے مرد مغرب کے وقت ہی گھر واپس آ جاتے تھے، اور ابا بھی ہمیں دیر تک دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک کچن اور ایک باتھ روم تھا جو صحن کے ایک کونے میں ہی بنا ہوا تھا۔ ہم مڈل کلاس اور دیہاتی سے لوگ تھے۔ ہمارے کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم نہیں تھے، اس لیے رات کو بھی کبھی کبھی ضرورت کے وقت باتھ روم کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، لیکن ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ بو والا معاملہ اب روز کا معمول بن چکا تھا، اس لیے ہی ہمارے دل مضبوط ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تو میں ابا ماں کے کمرے میں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ بھائی ابھی تک وہیں پر بیٹھے تھے، لیکن میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر بھی کچھ دیر میں موبائل استعمال کرتا رہا۔ میں موبائل پر اپنی دوستوں سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ اس دوران مجھے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں سو گیا۔ اچانک سے مجھے ابا کی آواز آئی، وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں اسی وقت ہی اپنے بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ابا کھڑے تھے۔ ابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس وقت کیوں اٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے نیند کی حالت میں ان سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ وہ بھینس کے چھوٹے بچڑے کو اندر باندھنا بھول گئے تھے۔ وہ سردی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں مل کر جائیں اور اسے اندر باندھیں۔ ابا، آپ بھی کیا کرتے ہیں اتنی رات کو؟ اب کون باہر جائے؟ میں جو پیشاب کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکل رہا تھا، حالانکہ جب میں سو رہا تھا تو اس وقت مجھے حاجت محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے کل والا واقعہ یاد آیا تو مجھے تھوڑا بہت خوف محسوس ہونے لگا۔
इसी लिए मैं हाजत पूरी करने के लिए नहीं गया था। जैसे ही मैंने सहन में कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्करा कर गिर जाऊंगा। अब्बा ने तो बाकायदा तौर पर मेरा हाथ थाम लिया। वो वैसे भी दुमा के मरीज थे और ये बू उनके जहन पर सवार हो रही थी। हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम सहन के दूसरे कोने तक जाएं। हमें पता था कि सहन में बू मजीद फैली हुई होगी। हम दोनों कमरे के अंदर आ गए। बेटा ये देखो, आज फिर से कब्रिस्तान में से बू आ रही है। मैं तो समझ रहा था कि कुछ दिनों से ये बू ख़त्म हो गई है, मगर ये मेरा वहम ही था। अब्बा ने कहा तो मैंने उन्हें अपने तरफ की कहानी भी सुनाई कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तो अब्बा मुझे डांटने लगे कि मैं रात में अकेला बाहर क्यों निकला था। अब्बा छोड़े इन सब बातों को, वो बेचारा बछड़ा सर्दी में ठट्ठर रहा होगा। हम चलकर उसे बांध आते हैं। ये बू तो रोज़ का मामूल है, छोड़े इस बात को। मैंने अब्बा का हाथ थामा और उन्हें बाहर ले आया। बू वैसी की वैसी ही थी। हमारे सर घूम रहे थे। हम तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलते हुए उस कोने तक गए जहाँ पर हमने जानवरों को बांध रखा था। वाकई में बछड़ा बाहर रह गया था। अब्बा ने उसे खोला और फिर उसे बाड़े में बंद कर दिया। वो बाड़ा दरअसल हमारे घर के बाहर ही था, लेकिन उसका एक दरवाज़ा हमारे घर के अंदर खुलता था। हमारा सहन साफ सुथरा था, हमें कोई मसला नहीं होता था और दूध वगैरह का भी इंतज़ाम अपने घर से ही हो जाता था। हमने उसे बांधा और अपनी अपनी शालों से नाक ढकते हुए वहाँ से आ गए। अब्बा भी मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए थे। कुछ देर वो मेरे कमरे में ही खड़े रहे और हम उस बू के बारे में बातें करते रहे कि आखिर ये बू क्यों इतनी फैलती जा रही है। हम जानते थे कि ये बू कब्रिस्तान से ही आती है। हमारे घर के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान था और सबसे ज्यादा बू हमारे घर में ही आती थी। मैंने अब्बा से कहा कि बस आज रात वो यहीं पर ही सो जाएं। वैसे भी मेरे कमरे में 2 बिस्तर थे, तो वो मेरी बात मान गई और वहीं पर ही सो गई। मैं जवान मर्द था और अब अपने अब्बा के सामने बिल्कुल ही बच्चा बना बैठा था। पहले तो उस बू को मैं अपना वहम समझता था। मैं समझता था कि ये बू सिर्फ मुझे ही आती है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने अपने भाई और अम्मा अब्बा से ये बात की थी तो उन्हें भी ये बू महसूस हुई। 1 माह से हम ये बू महसूस कर रहे थे। बेटा, तुम क्यों इतना ज्यादा डर रहे हो? छोड़ो इन सब बातों को। अब्बा के चेहरे पर मुझे जरा परेशानी दिखाई दी। शायद वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं भी खामोश हो गया और चुपचाप अपने बिस्तर की तरफ चल दिया। तो फिर अब्बा ने भी लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर की तरफ चले गए। अब्बा अम्मा दूसरे कमरे में सोते थे और अब भैया की शादी थी। जब से उनका कमरा सेट हुआ था तो वो अपने ही कमरे में सोते थे। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हर तरफ रोशनी फैल गई। एक मर्तबा फिर से रात वाला वाक़या मुझे भूल गया। हालांकि ये भूलने वाली बात नहीं थी। शायद जानबूझकर ही मैं इस वाक़ये को याद नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर एक खौफ पिलने लगा था जिसे मैं किसी के सामने भी बयान नहीं कर सकता था। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो वक्त भी आ गया जिस दिन हम गांव से शहर अपने भाई की बारात लेकर गए। मेरी खालाजाद ने रुखसत होकर हमारे घर आना था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं उसे अपनी छोटी बहन ही समझता था। फिर हम उसे शहर से गांव ले आए। वो एक मर्तबा बस बचपन में ही हमारे घर आई थी और आज दूसरी मर्तबा आ रही थी। मेरी खाला और खालो तो आते रहते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं ले आते थे। हर वक्त ही यही कहते कि उनकी पढ़ाई का मसला है और दूसरे भी बहुत सारे मसले हैं, इसलिए हम ही कभी कभार जाकर उनसे मिलाते थे। बारात का दिन गुजर गया और अगला दिन भी आ गया। आज हमारे घर में वलीमा की तकरीब थी। हमने सारे गांव को बुलावा दिया था। दोपहर को दावते वलीमा शुरू हो गई। मैंने भाभी के चेहरे को देखा तो वो जरा घबराई घबराई सी लग रही थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। भैया भी पास ही बैठे थे। भाभी, क्या हुआ? क्या भैया ने आपको डांटा है? आप क्यों परेशान हैं? मैंने दांत निकालते हुए कहा। मैं भाई को तंग कर रहा था। मेरी बात सुनकर भैया मुझे आंखें दिखाने लगे। मैं जानता था कि उन दोनों की लो मैरिज है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि गांव में आने के बाद भाभी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तनवीर, कोई बात नहीं।
बस यहाँ का माहौल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो लोगों की तरफ देखती हुई बोली, तो मैं भी कुछ न कह पाया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अभी तो आपको वो बो ही महसूस नहीं हुई और आप अभी से ही परेशान हो रही हैं। वलीमा का दिन गुजर गया। दिन पे दिन गुजरते गए। मेरे भाई की शादी को पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। भाभी यहाँ पर एडजस्ट होने लगी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने गोश्त के जलने की बो का जिक्र नहीं किया था। शायद वो रात को बाहर ही नहीं निकलती थीं। दोपहर का वक्त था। हम सब लोग सहन में ही बैठे थे। अचानक से मुझे एक शरारत सूझी कि मैंने भाभी से कहा कि हमारे घर के साथ जो कब्रिस्तान है उससे कभी कभी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। तो वो डरने लगी तो अम्मा ने मुझे डांट दिया कि तुम क्यों इस बेचारी बच्ची को डरा रहे हो। मैं ऐसा ही था। मुझे उन्हें डराने और परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था और मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि वो मेरी बात से डर भी जाती थी। वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उनसे झूठ बोला था। मैंने उन्हें बो के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस अपनी तरफ से ही कहानी घड़ दी थी कि कब्रिस्तान से मुर्दों की आवाज़ें आती हैं। फिर वो खौफ के मारे चलाते हुए कमरे में भाग गईं। तो थोड़ी देर बाद भैया बाहर इज़्ज़ारा तहरती थी। तो थोड़ी देर बाद भैया बहनें उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी और मुझे डांटने लगे कि मैंने क्यों उनकी बीवी को डरा दिया है। भैया, आप तो अभी से ही जोरों के गुलाम हो गए हैं, मैंने दांत निकालते हुए कहा। तो भैया को मज़ीद गुस्सा आया। वो मुझे डांटने के लिए आगे बढ़े तो मैं वहाँ से भाग गया। भले ही हम दोनों के दरमियान सिर्फ 2 साल का फ़र्क था, लेकिन मैं खुद को उनसे बहुत छोटा महसूस करता था। वो भी मुझसे बड़ा प्यार करते थे और हमेशा ही हम दोनों में ऊंच नीच लगी रहती थी। मैं बाहर निकल आया और अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया, जहाँ पर वो लोग जो फारिग होते थे बैठ जाते थे। कुछ दिनों से खेतों का काम नहीं था, इसलिए मैं फारिग ही फिर रहा था। शाम तक मैं बाहर रहा और फिर मगरिब की अजानों के साथ ही मैं घर के अंदर आ गया, क्योंकि अब्बा की सख्त हिदायत थीं कि मगरिब के बाद किसी ने भी घर से बाहर नहीं रहना। अब्बा और भैया भी जनरल स्टोर से वापस आ चुके थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अचानक से मुझे उसी गोश्त के जलने की बू महसूस हुई जो तकरीबन अब हर रोज़ ही महसूस होने लगी थी। मैंने उठा और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जो पहले मैंने खोल रखे थे। खिड़की दरवाजे बंद हुए तो मेरा दम घुटने लगा। सर्दियाँ अब कुछ कम होने लगी थीं। हम लोग गर्मियों की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए अब अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं अम्मा को कुछ दिनों से कह रहा था कि अब हमें चारपाइयाँ बाहर निकाल लेनी चाहिए, लेकिन वो कह रही थीं कि अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई कि हम बाहर सोएं। रात के 10 बज रहे थे। हम जल्दी ही सो जाते थे। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। मैं जानता था कि सब लोग सो चुके होंगे। मैं ही था जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मेरा शहर में एक दोस्त था। मेरा दिल चाहा कि उससे बातचीत कर लो। वैसे भी वक्त गुजर ही नहीं रहा था। मैंने उसका नंबर मिलाया तो उसने फौरन से कॉल रिसीव कर ली। यार अली, तुम जाग रहे थे। मैंने तो बस ऐसे ही कॉल मिला दी। मुझे लग रहा था कि तुम सो चुके होगे। जब मैंने ये कहा तो दूसरी तरफ से हंसने की आवाजें आने लगी। ये क्या, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक तो नहीं कहा। मैंने कहा तो वो मजीद हंसता गया। अरे पागल, ये शहर है शहर। यहाँ पर 11-12 बजे से पहले कोई नहीं सोता। तुम सुनाओ, आज इतने बजे तक क्यों जाग रहे हो? मेरे दोस्त ने मेरा मजाक बनाया तो मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं समझ गया कि वो बस यूं ही मुझे छेड़ने के लिए ही कह रहा है। यार मैं क्या बताऊं, ऐसे ही फारिग बैठा था, इसलिए ही तुम्हें कॉल मिला दी। और तुम्हें पता है, मुझे अपने कमरे के अंदर भी वो बू महसूस हो रही है। मैंने अली को बता रखा था और वो इस बू के बारे में जानने के लिए बेताब रहता था। इसीलिए ही मैं उसे बता रहा था, यार तुम्हें डर नहीं लगता? तुम लोग वहाँ पर क्यों रहते हो? तुम लोग शहर शिफ्ट हो जाओ।
वो डरते हुए बोला तो मैं हंसने लगा। भले ही कभी कभी मुझे डर लगता था, लेकिन आज मुझे डर नहीं लग रहा था। और वैसे भी जब अब्बा ने मुझे समझाया था तो मैंने अपने डर और खौफ को बहुत दूर फेंक दिया था। मैं बिल्कुल ही बहादुर बना बैठा। उसे उस बू के किस्से सुना रहा था कि ये बू कब से है। वो मुझसे पूछ रहा था कि आखिर ये किस किस्म की बू है। मैंने उसे बताया कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई गोश्त बहुत तेज आग में जल रहा हो, और फिर गोश्त के जलने की जो बू होती है वो हमारे सारे गांव में फैल जाती है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खौफ महसूस कर रहा था। उसकी आवाज़ से मुझे लग रहा था कि वो डर रहा है। फिर उसने कहा कि वो सुबह बात करेगा, तो मैं समझ गया कि वो वाकई में ही डर गया है। तो मेरी हंसी निकल गई और मैंने खुदा हाफिज कहकर मोबाइल बंद कर दिया। मेरे जहन में अली की बातें गूंज रही थीं। जब मैंने उसका मजाक बनाया कि वो डर रहा है, तो उसने मुझे एक चैलेंज दिया कि अगर मैं इतना बहादुर हूँ तो रात के उस वक्त जाकर कब्रिस्तान में देखूं कि आखिर वो बू कहाँ से आ रही है। और अब मैं उसके चैलेंज के बारे में ही सोच रहा था। मेरा दिल मुझे रोक रहा था कि मुझे इतनी रात में अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग मुझे वर्गला रहा था कि मुझे अली का चैलेंज पूरा करना चाहिए। आखिर में एक देहाती लड़का था। देहाती बहुत ज़्यादा मजबूत और बहादुर होते हैं। मैंने अपने सारे शहरी दोस्तों पर ये धात बिठा रखी थी कि हम रातों को खेतों में घूमते रहते हैं। मैंने उनसे झूठ बोला था। आज तक हम मगरिब के बाद घर से भी बाहर नहीं निकले थे, लेकिन वो मुझसे बड़े इम्प्रेस हो गए थे और मेरे झूठ में भी आ गए थे। मेरे दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि क्यों ना मुझे आज रात ही कब्रिस्तान जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर ये बो आती कहाँ से है। अभी मैंने ये सोचा ही था कि वो बो मेरे नथनों में घुसने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने फिर से खिड़की खोल दी थी। मैं अब खड़ा हो चुका था। मैं खिड़की की तरफ आया और बाहर का नज़ारा करने लगा। वो खिड़की हमारे घर के सहन में ही खुलती थी और उसके बाद बस एक दीवार थी और उससे दूसरी तरफ कब्रिस्तान था। मैंने सोचा कि आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मैंने इसी वक्त ही चादर उठाई और अपने गिर्द लपेट ली और फिर मोबाइल की लाइट ऑन करके कमरे से बाहर निकल आया। मैं सहन में आया तो वो बू मुझे पहले से भी ज़्यादा महसूस होने लगी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और बस चलता गया। मैं जानता था कि अगर अब्बा या भाई में से किसी ने देख लिया तो फिर मेरी खैर नहीं। इसीलिए मैं दबे कदमों खामोशी से चलता जा रहा था। चलते चलते मैं दरवाजे तक पहुंच गया। हमारे घर का सहन बहुत ज़्यादा वसी था, इसीलिए मुझे दरवाजे तक आते आते भी 2-3 मिनट लग गए। मैंने दरवाज़ा खोला और गली पर आ गया। कच्ची ज़मीन पर जैसे ही मैंने पाँव बाहर रखा तो मुझे वो बू पहले से भी ज़्यादा महसूस होने लगी। मुझे मुतली सी होने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं दोबारा से घर के अंदर भाग जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और देखूंगा कि आखिर इस कब्रिस्तान में हो क्या रहा है। तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। मैं इस बारे में भी सोच रहा था जब शुरू में हमें ये बू महसूस हुई थी, और उस वक्त हम इस बू को अपना वहम समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बू घर के हर फर्द को महसूस होने लगी और फिर सभी समझ गए कि ये कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत ही है। और आज मैं इस हकीकत के ऊपर से पर्दा हटाने लगा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। बाहर मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। अब मुझे अम्मी की बातें याद आ रही थीं। वो कहती थी कि अभी भी सर्दियां बाकी हैं। फरवरी शुरू हो चुका था, लेकिन गांव में अब भी सर्दी मौजूद थी। मैंने चादर को अच्छे तरीके से अपने गिर्द लपेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। कच्ची मिट्टी पर चलने से तो मुझे और भी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, हालांकि मैंने चप्पल भी पहनी हुई थी। इतनी सर्दी में मुझे खौफ के मारे ठंडे पसीने आने लगे, लेकिन मेरे कदम फिर भी नहीं रुके। मैं अपने दोस्त का चैलेंज पूरा करने के लिए जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि आगे मुझे कौन सा मंजर दिखाई देने वाला है। अगर पहले मैं जानता होता तो शायद कभी भी नहीं जाता, लेकिन वक्त से पहले तो इंसान को कुछ मालूम नहीं होता। तो
پھر مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک لمبا راستہ تھا کیونکہ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا تھا۔ جہاں پر ہماری دیوار ختم ہوتی تھی اس سے دوسری طرف قبرستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی، اور ہمارے گھر کے قریب بھی زیادہ قبریں نہیں تھیں۔ بڑا قبرستان ہمارے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، بس ہمارے گھر سے قبرستان کی شروعات ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ہمارے گھر کی چار دیواری ختم ہوئی اور جب میرا پاؤں قبرستان میں پڑا تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن پھر بھی میں نہ رکا اور چلتا گیا۔ میں اب قبرستان سے ہوتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گوشت کی بو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جلتے ہوئے گوشت کی بو میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ میں موبائل ہاتھ میں پکڑے چلتا جا رہا تھا۔ اچانک سے میں قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا، اور جیسے ہی میری نگاہ ایک قبر پر پڑی تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی۔ وہ قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ 1 منٹ کے اندر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ جلتے ہوئے گوشت کی بو یہیں سے ہی آتی ہے۔ شاید اندر اس قبر کا مکے جل رہا تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر اٹھی اور میں نے فوراً سے ہی پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اس وقت بریک لگائی جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دروازہ کھولا اور پھر گھر کے اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی میں نہ رکا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس جلتے ہوئے گوشت کی بو میرے دماغ پر چھا گئی تھی، اور گھر میں آنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسی قبر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا جو میں نے صرف ایک لمحہ کے لیے ہی دیکھا تھا۔ اب میں محفوظ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ آخر اس قبر میں ایسا کون ہے جس کے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کل صبح گاؤں والوں سے اس بات کا ذکر کروں گا۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی اور صبح بھی میری آنکھ دیر سے کھلی، وہ بھی اماں کی ڈانٹ پر۔ اماں مجھے اٹھانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ تنویر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اماں نے مجھے کہا تو میں گھبرا سا گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بالکل نارمل ہوں۔ میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو خود ہی حیران رہ گیا۔ واقعی میں میرے چہرے سے یہ لگ رہا تھا کہ میں ڈرا ہوا ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ میرا ناشتہ تیار کریں۔ وہ باہر چلی گئیں۔ میں باہر گیا تو بھائی اور ابا بھی یہی کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اب میں ان سے یہ بات چھپا نہیں سکتا تھا، اور پھر میں نے رات واللہ سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ بدتمیز انسان! کس نے تم سے کہا کہ رات کے وقت قبرستان میں جاؤ؟ بیٹا، ایسا نہیں کرتے، تم جوان لڑکے ہو۔ اگر کچھ ہو جاتا، کوئی جن بھوت پیچھے لگ جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ابا نے کہا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آگ قبر میں لگی ہوئی تھی، اور وہ اب بھی بوڑھے بزرگوں کی طرح جنوں بھوتوں کی باتیں کر رہے تھے کہ جن بھوت نوجوان لڑکوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ ابا، آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور میرے ساتھ باہر چلیں۔ ہم گاؤں کے بڑے بزرگوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ آخر اس معاملے کا کیا راز ہے، شاید انہیں کچھ معلوم ہو۔ تو ابا کہنے لگے کہ ہاں، اب اس بارے میں پتہ لگانا ہی چاہیے کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھیا اور ابا میرے ساتھ باہر آ گئے۔ ہم گاؤں کے اس پیپل کے نیچے پہنچ گئے جہاں پر کچھ لوگ ہر وقت ہی جمع ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے وہاں پر اپنی ساری کہانی سنائی جو رات کو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو ایک بڑے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، چھوڑو ان باتوں کو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس راز کے بارے میں جاننا ہے جو آپ جانتے ہیں۔ ان کی شکل سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جانتے ہیں، اس لیے میں ضد کرنے لگا۔ پھر انہوں نے ایک ایسے راز سے پردہ ہٹایا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع تھے۔ اس بزرگ نے کہا، جس کی عمر تقریباً 90 سال سے بھی زیادہ تھی، اس نے کہا کہ یہ قبر ایک سود خور کی ہے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو عبرت دکھانے کے لیے
اس پر آگ کا عذاب دنیا میں ہی بھیج رہے ہیں، اور یہ بو اسی کے گوشت کی جلنے سے آتی ہے جو پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ یہ بو صرف تمہارے گھر نہیں بلکہ پورے گاؤں میں محسوس ہوتی ہے، اور یہ بو اسی مردے کی ہے جس نے اپنی زندگی ایک سود خور کے طور پر گزاری۔ یہ دراصل ایک بینک میں کام کرتا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ سود لیتا تھا، تو اب اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، اور اللہ تعالی بڑا کارساز ہے۔ اس نے سزا دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کی قبر کو عبرت بنا دیا ہے۔ اس بزرگ نے جب ساری کہانی سنائی تو سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس کہانی سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ ہم نے اماں اور بھابھی کو یہ بات بتائی تو بھابھی بہت زیادہ ڈرنے لگیں۔ وہ ویسے بھی شہر سے آئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکلنے لگے، تو ابا انہیں سمجھانے لگے، بیٹا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور اصولوں پر گزارے گا تو اس کی زندگی اور موت بہت آسان ہوگی، لیکن جو اس شخص کی طرح اپنی زندگی سود کھاتے کھاتے گزار دے گا تو اس کا پھر یہی حال ہوگا۔ اماں ابا ہمیں نصیحتیں کرنے لگے تھے اور ہم چھوٹے بچوں کی طرح بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ آج اس راز سے پردہ اٹھ چکا تھا جس کی وجہ سے سارا گاؤں بے چین رہتا تھا۔